अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्पार्क कॉमर्स क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अकाउंटेंसी का एक और लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने कुछ टर्म्स इसमें पढ़ी, हमने अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक, तो आज हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स। हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अकाउंटिंग के बारे में जब आपको मैंने पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें होते हैं। तो हमने कौन सा पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, मतलब पहले हमने बहुत सारा पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर मेजरमेंट होती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, इस तरीके से, राइट। तो क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि समराइजेशन वगैरह होती है, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले मैंने आपको बोला था कि रिकॉर्डिंग होती है, राइट। और रिकॉर्डिंग आप जिस बुक में करते हो ना, उसका नाम मैंने बोला था जर्नल। जर्नल उसको कहा जाता है, यानी सब जिसमें आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हो उस बुक का नाम जर्नल है। ठीक है, जर्नल में क्या होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शन जितने भी बिजनेस में आप करते हो वो सारी की सारी आप लोग रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। तो इस वजह से जर्नल जो है ना बहुत लेंथी बन जाती है, स्कैटर फॉर्म में ये बन जाती है, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता लग जाता कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अगर मिस्टर ए के साथ मैं एक मंथ से डील कर रही हूँ, राइट, मतलब एक मंथ से उसके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, आपने जर्नल में इस चीज़ को तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मुझे पता लगाना होगा कि ये जो मिस्टर ए है मुझे इसको कितने पैसे देने हैं, मान लो ये मेरा क्रेडिटर है तो मुझे कितने पैसे देने हैं उसको, जर्नल आपको ये चीज़ नहीं बताएगी क्योंकि स्कैटर फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। तो उसकी वजह से ये जो है ना, ये जर्नल की डिसएडवांटेज भी मानी जाती है कि ये बहुत बल्कि बन जाती है, राइट। तो हमने क्या किया, जब हमने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास एक प्रोसेस आ गई, एक और स्टेप आ गया। बोला गया कि रिकॉर्डिंग के बाद आप एक काम कीजिए, आप क्लासिफिकेशन कीजिए, आप ग्रुप्स बना दीजिए। ग्रुप्स इन सेंस आप अकाउंट्स बना दीजिए। आप मशीनरी मिस्टर ए का अकाउंट ओपन कीजिए और जितनी भी ट्रांजेक्शन मिस्टर ए के रिलेटेड है वो उसमें डाल दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ, डे, वॉट एवर, आपको पता चले कि मिस्टर ए के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस टोटल में हुई है, मिस्टर ए को मुझे कितना देना है, या अगर उससे लेना हो तो कितना लेना है मुझे, राइट। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये जो अकाउंट्स आप लोग ओपन करते हो, लेजर्स, इसीलिए इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, क्योंकि लेजर में ही अकाउंट्स ओपन होते हैं। लेजर इज ऑल्सो, लेजर सिंपली एक बुक है जिसमें अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, राइट। तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि बिजनेस में कितने टाइप्स के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एमसीक्यूज बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, और ये बेस है आपकी अकाउंटिंग की। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, ये आपके बेस बन जाती है अकाउंटिंग की। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद और जो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको पढ़ने के बाद अगर आप अकाउंटिंग की बुक उठाओगे ना, तो आप देखोगे आपको कितना समझ में आप खुद भी आएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें वहाँ पे थी, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब नई लगती है। जैसे हमारे लिए अगर हम मेडिकल की कोई टर्म देखेंगे तो हमारे लिए भी वो चीज़ नहीं होती है, इसी तरीके से जो मेडिकल स्टूडेंट उनके लिए कॉमर्स की टर्म एक नई होती है। तो अब ये लेक्चर्स देने के बाद अगर आप अकाउंटिंग की बुक खुद उठाओगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आप खुद भी अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, क्योंकि जो बेस होती है ना, जिसकी बेसिस पे ये सारा चलता है, वो सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद तो अब नॉर्मल चलता है उसमें कि हाँ ये होता है, वो होता है, ये बनाना है, वो बनाना है, लेकिन जो बेस है, मेन जो चीज़ें इसमें है वो मैंने आपको बोल दी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, या लेजर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो लेजर्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल मीन्स जो पहले से ही चलता आ रहा हो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बोलता है कि अकाउंटिंग में या लेजर जो है ना, दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं या दो टाइप्स के लेजर्स होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आपके पास फिलहाल 2 कैटेगरीज आ रही है। एक तो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं हमारी बिजनेस में, और दूसरे कौन से होते हैं, इम्पर्सनल। तो अगर हम पर्सनल में देखेंगे, पर्सनल क्या है, देखो पर्सनल में जितने भी इंडिविजुअल्स बिजनेस के साथ डील करते हैं उनका अकाउंट ओपन किया जाता है अंडर पर्सनल अकाउंट। यानी जितने भी इंडिविजुअल बिजनेस के साथ डील करते हैं उनके अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उस अकाउंट को नाम दिया गया, यानी उसको कैटेगराइज किया गया है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या होता है कि बिजनेस में जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ना बिजनेस में, इनको भी यानी इंडिविजुअल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो हम नीचे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल अकाउंट, मैंने आपको पहले ही बोला क्या होता है, इंडिविजुअल के रिलेटेड होता है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि बिजनेस में 3 टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी 3 टाइप के इंडिविजुअल बिजनेस के साथ डील करते हैं। कौन कौन सा, पहला जो यहाँ पे है दैट इज नेचुरल मीन्स ह्यूमन बींग्स, राइट। जैसे मैं हूँ, या मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अब कॉमन सेंस है मिस्टर ए मिस्टर बी एक इंडिविजुअल ही है, तो इसका अकाउंट पर्सनल में तो आएगा ही, ये तो सबको समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पर्सन, या लीगल पर्सन भी इसको कहा जाता है। अब इसमें कौन आती है, इसमें आपकी कंपनियाँ वगैरह आती है। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि बिजनेस को सेपरेट माना जाता है, यानी ये एक आर्टिफिशियल बंदा माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ इसको मानता है ये चीज़, ठीक है। इसीलिए इसको बोला भी जाता है, लीगल एंटिटी इसको बोला जाता है, राइट। तो बिजनेस जो है ना, या एक कंपनी जो है, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, बट कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, बट पर्सन तो है ना, इंडिविजुअल तो है, भले ही आर्टिफिशियल है, लॉ ने बनाया है, लेकिन इंडिविजुअल है। तो अगर आप एक कंपनी के साथ डील करते हो ना, उसका भी अकाउंट ओपन किया जाएगा अंडर द हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ ऑल्सो अ पर्सन बट आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। तो तीसरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर जब हम 12th में होते थे तो हमारे क्लासेस में होते थे CR, ठीक है, यानी जिसको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। CR क्या होता है, CR मतलब जो पूरा क्लास होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका CR। यानी अगर आपको कोई बात अपने हेड तक पहुंचानी होती थी, हम क्या करते, पहले CR को बोलते थे, CR फिर हमारे बदले रिप्रेजेंट करता था किसको, हमारे हेड को। सेम देखो यहाँ पे भी लिखा है रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये OS का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी हम किनको देते हैं, अब कॉमन सेंस है, किसी नॉन लिविंग को नहीं देंगे, किसी कोई बंदा ही होगा, चाहे फिर वो बंदा आर्टिफिशियल हो या ह्यूमन बींग हो, राइट। तो सैलरी उन्हीं को दी जाती है, जैसे मिस्टर ए को देते हैं हम, मिस्टर बी को, यानी अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ओके, मेरे एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं। तो अब सैलरी के आगे मैंने लगा दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, मीन्स ये वो सैलरी है जो अभी तक आपने पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है जो अभी तक पे नहीं हुई है, आपको करनी थी पे लेकिन नहीं हुई है अभी तक पे, अभी देनी बाकी है, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इट इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स योर एम्प्लॉयज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने सैलरी नहीं दी, आपने सैलरी नहीं दी, लेकिन किन को नहीं दी, एम्प्लॉयज़ को नहीं दी है ना। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम देखेंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला कि पर्सनल अकाउंट में हम इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो आपको जहन में ये रखना है कि ये इंडिविजुअल भी 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एडवांस सैलरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जैसे प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आप सिंपली ऐसे में, जैसे मैंने आपको CR की एग्जांपल दे दी, CR जिसको समझ में आया होगा वो एग्जांपल, उसको आप रिप्रेजेंटेटिव भी अच्छे से समझ में आएगा कि रिप्रेजेंटेटिव भी एक अकाउंट ही होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, किसी इंडिविजुअल को ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिखते, उसके बदले अकाउंट्स लिखे जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आपका क्या है,
ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैपिटल अकाउंट? आपके ओनर को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कैपिटल उसको हम बोलते हैं, ये वो पैसा होता है जो ओनर का होता है, जो बिजनेस में वो डालता है। लेकिन अब हम बिजनेस में ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, हम उसकी जगह कैपिटल लिखते हैं, राइट। उसके पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब हम उसका अकाउंट भी ओपन करते हैं ना, तो हम उसके नाम पे अकाउंट नहीं बल्कि कैपिटल अकाउंट के नाम से ओनर का अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बोलूँगी कैपिटल क्या है, कैपिटल भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही बन रहा है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ओनर को। जैसे ही मैंने आपके दिमाग में कैपिटल का नाम आता है तो आपको दिमाग में आ रहा है हाँ ये तो कुछ ओनर के रिलेटेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि ओनर का ही पैसा, ओनर का जो पैसा होता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो 3 होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और इस पर बहुत सारे MCQs मैंने देखे हैं आते हैं इस पे, रिप्रेजेंटेटिव पे, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें, दैट इज़ इम्पर्सनल, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल में पढ़ा था 2 है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मैंने आपको बोला इंडिविजुअल के रिलेटेड होते हैं। इम्पर्सनल, अब इम्पर्सनल जो है ना, इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 में, जैसे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। यानी इम्पर्सनल को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है रियल एंड नॉमिनल में। अब रियल क्या होता है? रियल मीन्स एसेट्स, मैंने जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स आप ओपन करते हो ना, जितने भी एसेट्स आपके बिजनेस में होते हैं और उनके अकाउंट जब ओपन करते हो उनको बोला जाता है रियल अकाउंट। तो कल को अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि रियल अकाउंट किन अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें खाली एसेट्स आती है। अब एसेट्स कौन सी एसेट्स? मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स। मैंने आपको जब एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए थे इसमें। तो जो भी हो, करंट हो, नॉन करंट हो, ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, लिक्विड एसेट हो, फिक्स्ड हो, इंटेंजिबल हो, जो भी हो, सारे एसेट्स को एक ही क्लास, एक ही अकाउंट में रखा गया है और उन अकाउंट्स का नाम रखा गया है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को, ठीक है। तो रियल अकाउंट किसको ओपन करता है? एसेट्स को। तो देखो, इंडिविजुअल वो तो आ गए, एसेट्स वो भी आ गई, उनको हमने रियल में रखा है। अब क्या बच रहा है हमारे पास? नॉमिनल। अब नॉमिनल में कौन से अकाउंट्स आते हैं आपके? नॉमिनल में आपके इनकम्स, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन। यानी अगर मेरे पास जैसे सेल इज़ माई इनकम, बट सेल का मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो वो नॉमिनल है, ठीक है। इसी तरीके से परचेज हम एक्सपेंसेस मानते हैं, तो परचेज इज़ माई एक्सपेंस, उसका भी अकाउंट, लेकिन परचेजेस का भी तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको डिटेल रखनी है ना, कितना परचेज किया, कब किया, ठीक है, एट द एंड ऑफ टोटल में कितना है आपके पास, राइट, या पिछले साल का कितना था आपके पास, आज कितना नया परचेज करना है। तो जब आपके पास एक अकाउंट होगा परचेजेस का, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो परचेजेस को हम मानते हैं एक्सपेंस, तो परचेजेस का अकाउंट मैंने ओपन किया, लेकिन इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? नॉमिनल में। इसी तरीके से मेरे बिजनेस में गेन आ गया, ठीक है, बाय चांस मैंने कोई एसेट बेच दी या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो मुझे गेन आ गया वहाँ पे। तो अब ये जो गेन आ रहा है इसका भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो गेन का अकाउंट ओपन होता है। लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, उनका अकाउंट आप ओपन करते हो। इनकम्स आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आप लोग कमाते हो, तो वो उसका भी अकाउंट ओपन किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट में आप ये चीज़ें याद रखो कि जो इनकम, लॉस, प्रॉफिट एंड गेन वगैरह होते हैं, उनका अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को आप देखेंगे, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो 3 ही कैटेगरी है अकाउंट्स की अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। दैट इज़, एक तो पर्सनल है, दूसरा रियल है एंड तीसरा नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में फिर 3 निकलते हैं हमारे, एक तो आर्टिफिशियल आता है, नेचुरल आता है एंड रिप्रेजेंटेटिव आता है। रियल में खाली एसेट्स आती है एंड नॉमिनल में आपकी इनकम्स आते हैं, आपके गेन, प्रॉफिट आते हैं एंड लॉसेस या एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी आते हैं, ओके। तो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास 3 कैटेगरी है अकाउंट्स की, लेजर्स की, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स पर्सन्स, चाहे फिर वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, एंड रियल अकाउंट रिप्रेजेंट योर एसेट्स, फिर वो एसेट किसी भी टाइप की हो, एंड नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट योर इनकम, गेन एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस, ओके। तो ये 3 चीज़। अब एक चीज़ समझा देती हूँ। देखो, ये जो पर्सनल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो इनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ये याद रखना, बैलेंस शीट में खाली 2 ही अकाउंट्स आते हैं, पर्सनल एंड रियल, बैलेंस शीट। एंड जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट,
ये हम दिखाते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये उसमें आता है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग पढ़ी होगी, चाहे वो फिर मतलब नॉन कॉमर्स से हो, उनको पता होगा कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, यानी जब हम पर्सनल यानी किसी इंडिविजुअल का अकाउंट ओपन करते हैं या किसी एसेट का अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद हमें मैंने बोला था लेजर के यानी क्लासिफिकेशन के बाद समराइजेशन होती है ना अकाउंटिंग की। आप अगर प्रोसेस याद करोगे, वो स्टेप्स याद करोगे, ये चीज़ मैंने उसमें भी समझाई थी आप लोगों को। तो समराइजेशन होती है यानी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं फिर, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में आपका क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे आपको ये पता चले कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। एंड बैलेंस शीट आप बनाते हो, वो उसमें आपको आपकी पोजीशन पता चलती है, मेरे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, इसी लेजर से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जैसे मैंने पहले जर्नल से ली थी ना इन्फॉर्मेशन लेजर बनाने के लिए, मैंने जब जर्नल बनाया था उससे फिर मैंने क्या बनाया, लेजर। अब इसी लेजर से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो और P&L या बैलेंस शीट वगैरह बनते हैं। इससे पहले आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह बनता है चेक एरर्स चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इन्हीं से ली जाती है। तो जब मैंने लेजर में पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट ओपन किया, ये जब मैं देखूंगी इनको मैं उठाऊंगी और कहाँ डालूंगी, बैलेंस शीट में। और जब मैंने लेजर में नॉमिनल अकाउंट कोई देखूंगी, उसको मैं उठाऊंगी और कहाँ डालूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ जी, तो मैंने आपको पढ़ाया अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच में भी कुछ नया नहीं है, इन्हीं अकाउंट्स को अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे अंडर मॉडर्न अप्रोच हमारे पास 5 कैटेगरी है अकाउंट्स की, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल में कितने थे हमारे, 2 ही थे, 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, 5। मॉडर्न में कौन कौन सा है, हमारे पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। देखो, अगर मैं ये एसेट जो है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच इसको रियल बोलते हैं, राइट। लाइबिलिटीज़ अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आउटसाइडर, आपको किसी को कुछ पे करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये पे किसे करोगे, अब कॉमन सेंस में किसी नॉन लिविंग थिंग तो नहीं होगा कोई, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी जो है ना, कंपनी को अगर आपको पे करना पड़ेगा, वो भी तो आर्टिफिशियल बंदा ही माना जाता है ना, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स लाइबिलिटी इज योर पर्सनल अकाउंट, ओके, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। कैपिटल अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी पर्सनल है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट्स योर ओनर। रेवेन्यू तो ये नॉमिनल है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड एक्सपेंसेस दिस इज ऑल्सो नॉमिनल। देखो, हमने अंडर मॉडर्न अप्रोच हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का नाम दिया है, और इन्हीं अकाउंट्स को अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो अगर कल को आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने हैं, 3 ही हैं, यूजुअली 3 ही हैं। वो जो हमने पहले पढ़ा था पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ये बुक में लिखा जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे 3 ही होते हैं अंडर ट्रेडिशनल, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ओके। एंड अगर ट्रेडिशनल ये मॉडर्न अप्रोच हम देखेंगे तो 5 कैटेगरी है, कौन कौन सी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लॉसेस, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। कल को ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स है, तो इसके अपोजिट में ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से अकाउंट्स होते हैं, इसके मतलब इसका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। इसी तरीके से लाइबिलिटी है यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, इसके बदले वहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल है यहाँ पे, ट्रेडिशनल में क्या है, पर्सनल है। रेवेन्यू है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल में नॉमिनल। एक्सपेंसेस है, ट्रेडिशनल में क्या है, नॉमिनल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं। देखो, ऑल लेजर अकाउंट्स और टी शेप्ड, सारे लेजर अकाउंट्स इस फॉर्मेट में होते हैं, दिस, ठीक है, ये टी फॉर्मेट। यहाँ से आपका डेबिट होता है, यहाँ से आपका क्रेडिट होता है, यहाँ से पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर में आपको डिटेल देनी होती है, ठीक है, किसकी वजह से अमाउंट डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे भी किसकी वजह से क्रेडिट, और अमाउंट में आपको अमाउंट लिखना होता है। इवन एक और कॉलम भी कभी कभी हम ऐड करते हैं, दैट इज़ डेट कॉलम, यहाँ से भी डेट कॉलम, ठीक है। एक्चुअली ये 2 साइड हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो इसके अपने 3 कॉलम्स बनेंगे और क्रेडिट के अपने 3, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है आपका लेजर अकाउंट, टी फॉर्मेट में होता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 ऑस्पेक्ट्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई है आपको प्रिंसिपल्स में कि ड्यूअलिटी ऑस्पेक्ट हमें बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में 2 ऑस्पेक्ट्स होते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन में आपका डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है विथ इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, मैंने बोला कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं टी फॉर्मेट में बनते हैं ऐसे, राइट। यहाँ से हमारा डेबिट होता है और यहाँ से हमारा क्रेडिट, ठीक है। मान लो मैंने मशीनरी का अकाउंट ओपन किया, यहाँ से डेबिट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब कौन सा, कब मुझे यहाँ से अमाउंट लिखना है, कब मुझे यहाँ से लिखना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि मशीनरी तो मैंने बना दिया, यहाँ से ये डेबिट बोल रहा है, यहाँ से क्रेडिट साइड बोल रहा है, ठीक है। लेकिन कब मैं डेबिट साइड से अमाउंट लिखूंगी, कब मैं क्रेडिट साइड से अमाउंट लिखूंगी मशीनरी अकाउंट में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रूल्स अभी, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कब अमाउंट यहाँ से लिखना है, कब अमाउंट यहाँ से लिखना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता कि आपकी मर्जी है यहाँ से लिखोगे तो यहाँ नहीं, रूल है इसके लिए, और उस रूल को फॉलो करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो मशीनरी है अब मुझे कहाँ से अमाउंट लिखना है, डेबिट से या क्रेडिट से, ठीक है। चलिए जी, रिकॉर्ड बोथ द ऑस्पेक्ट्स, ये तो पता ही है, ये जो 2 ऑस्पेक्ट्स होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट, और याद रखना इक्वल अमाउंट्स, यानी हमेशा डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद होगी आपको, हमेशा बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये बैलेंस्ड होती है हमेशा, समझाया था वहाँ पे कि आपका डेबिट आपके क्रेडिट्स के बराबर, जब तक ये चीज़ फॉलो नहीं होगी तब तक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कभी एक सेकेंड, हाँ जी, तो कहाँ पे थी मैं, हाँ, तो मैंने कहा कि जो ये ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें हम बोलते हैं कि रिकॉर्ड बोथ द ऑस्पेक्ट्स, ठीक है। हमें डेबिट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे ना तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना कभी भी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी बैलेंस नहीं होगी फिर हमारी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, उसमें भी ड्यूअलिटी प्रिंसिपल ही फॉलो होता है, ठीक है ना। अब हम कुछ यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹40,000। अब बंदे को कैसे पता चलेगा कि देखो दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एनालिसिस करो यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं देख रही हूँ परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹40,000, मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तो मेरे पास कंप्यूटर तो सबको समझ में आ रहा है, हाँ जी कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे ये देखना है कि दूसरा, अब तो एक अकाउंट तो आ गया क्योंकि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ड्यूअलिटी को प्रिंसिपल, राइट। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि 2 ऑस्पेक्ट्स होते हैं, तो एक तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर, दूसरा कौन सा है, दूसरा सेकंड वन इज कैश, क्योंकि कंप्यूटर आपने खरीदा, अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना बंदे को, तो यहाँ पे कैश हमने दिया है। तो 2 अकाउंट जो इस ट्रांजैक्शन में है दैट इज आपका कंप्यूटर, सेकंड वन इज कैश, ठीक है। नाउ ये तो अब मैंने देख लिया, एक तो कंप्यूटर आ रहा है मेरे पास, दूसरा कैश है, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ये कंप्यूटर एंड कैश किस में फॉल कर रहे हैं। देखो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे, क्या कंप्यूटर आपका पर्सनल अकाउंट है, नहीं, ना तो ये नेचुरल है, ना तो आर्टिफिशियल है, ना तो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। क्या आपका कंप्यूटर इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल मतलब क्या ये रियल है, क्या ये एसेट है, हाँ जी ये एसेट है, तो ये आपका रियल अकाउंट में आएगा। ओके तो कंप्यूटर तो मुझे पता चल गया किस में आ रहा है, रियल अकाउंट में। अब कैश को देखते हैं। अब कैश है, क्या कैश पर्सनल है, क्या मतलब कैश आपका नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं, इनमें से तो किसी में भी नहीं आ रहा, यानी पर्सनल अकाउंट तो है ही नहीं। क्या कैश आपका नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम गेन लॉस है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि कैश अगर आपको याद होगा पढ़ाया था मैंने, इट इज़ अ करंट एसेट, तो इट्स योर ऑल्सो अ रियल अकाउंट। यानी दोनों के दोनों जो है कंप्यूटर एंड कैश जो इस ट्रांजैक्शन में थे, दोनों आपके क्या है, रियल अकाउंट्स हैं। ओके तो इस तरीके से पहले आपको एनालिसिस करनी होगी। जैसे आप 1 2 3 4 या मतलब प्रैक्टिस करोगे इन ट्रांजैक्शंस की, आपको फिर खुद समझ में आएगा इनमें कौन से 2 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। आपको फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इवन आपको ये भी फिर दिमाग में आ जाएगा कि ये रियल है, नॉमिनल के पर्सनल, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये चीज़ याद रहती है। सेम आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एंड कैश आया और मैंने आपको बोल दिया कि इसमें कौन से 2 इन्वॉल्व हैं। देखो एक तो कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा, और दोनों के दोनों हमारे क्या है, रियल अकाउंट। ओके चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा।
हाँ जी, तो मैं आपको पढ़ा रही थी ये, तो मैंने आपको देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनका नेचर, कंप्यूटर ये भी एसेट है, कैश ये भी एसेट है, दोनों के दोनों क्या है मेरे रियल अकाउंट्स। नाउ दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज ऑफ कार फ्रॉम एम लिमिटेड फॉर ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी है, किससे खरीदी है? एम लिमिटेड से खरीदी है। कितने में खरीदी है? 5 लाख में। और कैसे खरीदी है? क्या आपने कैश दिया? उसको नहीं, लिखा है ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब उधार पे ली गई है चीज़ें। ओके, अब देखो इसमें कौन से दो लेजर इन्वॉल्वड है। एक तो मुझे समझ में आ गया कि कार है, दूसरा मेरा एम लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इस टाइम कैश नहीं है। इसने पहले ही बोला आपने क्रेडिट में खरीदी है ये कार, तो डेफिनेटली आपने उस बंदे को कुछ नहीं दिया है। लेकिन आपने उस बंदे को कुछ नहीं दिया तो वो बंदा जो है आपका डेटर क्रेडिटर बन जाएगा अब। ठीक है, तो एम लिमिटेड आपका क्रेडिटर बनता, उसको पे करना है ना बाद में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो गई ना आपके ऊपर। आपने जब गाड़ी खरीदी आपने उसको पेमेंट अभी नहीं की है, आपने फिलहाल उधार पे ली है, लेकिन बाद में तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो एम लिमिटेड आपका क्या बनता है? क्रेडिटर बन जाएगा। एंड ये जो एम लिमिटेड है आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन से दो अकाउंट। देखो कार एसेट है हमारे लिए तो रियल में आएगा डेफिनेटली। एम लिमिटेड याद रखना, इट इज़ एम लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब इट्स अ कंपनी। जब भी किसी चीज़ के जैसे ए लिमिटेड लिखा होगा, ए लिमिटेड, जब भी एलटीडी लिखा होता है ना पीछे किसी को, तो दैट इज़ अ कंपनी, एंड वो भी पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये कंपनी है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी होता तो ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग था, लेकिन एम लिमिटेड इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है ये। ठीक है, एम लिमिटेड मैंने आपको अभी बोला था ये आर्टिफिशियल में आते हैं कंपनियां हमारी। आपने गाड़ी खरीदी है एम लिमिटेड से, आपने मिस्टर एम से नहीं बल्कि एम लिमिटेड से गाड़ी खरीदी, यानी एक कंपनी से गाड़ी खरीदी है, तो एम लिमिटेड आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो कार जो है एसेट है आपके लिए तो रियल अकाउंट में आएगा, एम लिमिटेड जो है लाइबिलिटी है यानी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अंडर मॉडर्न अप्रोच एसेट्स में आ जाएगी कार, अंडर मॉडर्न अप्रोच एम लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, लेकिन अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच कार रियल अकाउंट में आ जाएगा। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच आपका जो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच आपका जो एम लिमिटेड है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। कार जो है अगर हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच तो एसेट्स में आएगी, और अगर हम ट्रेडिशनल में देखेंगे तो रियल अकाउंट में आएगी। इसी तरीके से एम लिमिटेड अगर हम मॉडर्न देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ में वो आएगा, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका ये ट्रांजैक्शन। ये तो बस एनालिसिस में करवा कैसे आपको पता चलेगा दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। देखो कभी कभी लिखा होता है इस तरीके से, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए या ए लिमिटेड वॉट एवर। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। जब इस टाइप की ट्रांजैक्शन होती है ना, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मुझे कैसे पता चला ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? जब भी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम आएगा ना, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बंदे का नाम आ रहा है। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, जब इस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी, यानी आप ऐसे याद रखिए, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम आता है, फिर चाहे वो बंदा नेचुरल हो, ह्यूमन बीइंग हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव, जब भी किसी बंदे का नाम आएगा ना, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैंने गुड्स तो खरीदे हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चला मैंने क्रेडिट? क्योंकि मिस्टर ए का नाम लिखा है। ठीक है, अब अगर ऐसे होता परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, जैसे यहाँ पे लिखा था ऑन, तब तो समझ में आता, हाँ मैंने गुड्स खरीदे हैं मिस्टर ए से क्रेडिट, तब तो इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन कभी कभी हमारे पास सिंपल सी ट्रांजैक्शन होती है, उसमें लिखा होता है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। अब आपको पता लगाना होगा ना, क्या ये गुड्स जो मैंने खरीदे हैं या मैंने इनके बदले अभी कैश दिया है या उधार पे लिए हैं। तो जब इस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी, मिस्टर ए का नाम आ रहा है और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिंपल रूल आप याद रखो, अगर खाली नाम आ रहा है उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये आपको क्रेडिट माननी पड़ी। लेकिन अगर नाम भी आ रहा है लेकिन साथ में ये भी लिख रहे हैं कि कैश पेमेंट हुई है, जैसे मैंने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे हैं और कैश में खरीदे हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश।
अब देखो फिर से वही ट्रांजैक्शन, गुड्स मैंने खरीदे मिस्टर ए से, लेकिन फॉर कैश भी तो लिखा है ना। अब नाम भी आ रहा है लेकिन यहाँ से साथ में कैश भी आ रहा है, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, ये इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझाया था मैंने आपको। कैश का मतलब होता है जब आपने पेमेंट साथ में ही कर, जैसे आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया वहीं से आपने उसी टाइम पेमेंट भी कर दी, दैट इज योर कैश ट्रांजैक्शन। मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, मैंने उसी टाइम पेमेंट कर दी। क्रेडिट मीन्स अभी नहीं पेमेंट, बेनिफिट तो रिसीव हुआ मेरा लेकिन पेमेंट नहीं हो रही है अभी, पेमेंट बाद में कर दूँगी, दैट इज़ योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश लिखा है, देखो मिस्टर नाम भी आ रहा है इस टाइम लेकिन साथ में कैश भी तो आ रहा है, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी। इसीलिए मैं बोल रही थी आपको कि जब खाली नाम होगा उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप याद हमेशा रखोगे इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर जैसे कि मैंने आपको समझाया था परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांस। इसी तरीके से सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर बी, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर बी, आपने मिस्टर बी को सेल किया, इट इज़ ऑल्सो अ क्रेडिट, ठीक है, चाहे परचेज हो चाहे सेल। अगर नाम आ रहा है बंदे का तो क्रेडिट है, लेकिन अगर नाम के साथ फॉर कैश टू कैश आ रहा है या ऑन क्रेडिट, वो तो अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला था कि मिस्टर ए का भी नाम आ रहा था लेकिन साथ में कैश भी तो आया था ना, तो वो क्रेडिट नहीं बनेगी उस टाइम, क्योंकि लिखा है आपने मिस्टर ए से तो खरीदा है लेकिन साथ में ये भी लिखा है आपने कैश पेमेंट की है। तो आप ये चीज़ याद रखो, जब खाली नाम आता है ना ट्रांजैक्शन में तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाहे फिर वो परचेजेस की हो या सेल्स की। ओके, नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था, देखो मिस्टर, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता परचेज ऑफ कार फ्रॉम एम लिमिटेड फॉर ₹5 लाख, ये चीज़ नहीं लिखी होती, ये ऑन क्रेडिट, तो कैसे पता चलता मुझे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि एम लिमिटेड का नाम आ रहा है इसीलिए मुझे एम लिमिटेड यहाँ पे लिखना पड़ा। आप अगर ये वाली ट्रांजैक्शन याद करें, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर एंड कैश लिखा है, उसमें भी तो यही लिखा था ना परचेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन उसमें लिखा था परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश, लिखा था कैश, इसलिए मैंने वहाँ पर कंप्यूटर एंड कैश लिया। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ कार फ्रॉम एम लिमिटेड फॉर ₹5 लाख, एम लिमिटेड का नाम आ रहा है, कहीं पे कैश नहीं आ रहा है, एम लिमिटेड का नाम आया तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए मुझे यहाँ पे एम लिमिटेड लिखना पड़ा, ठीक है। तो जब भी ट्रांजैक्शन में नाम आएगा किसी भी इंडिविजुअल का, इट इज़ योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हो आपको देखनी पड़ेगी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जैसे मिस्टर ए फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश, मिस्टर ए का नाम तो आ रहा है लेकिन साथ में कैश भी लिखा गया, तो वो फिर क्रेडिट नहीं बनेगी, इट्स द क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन उस टाइम। ओके, दूसरी बात यहाँ पे समझाऊंगी, अगर कभी लिखा होता है ना परचेज फ्रॉम मिस्टर बी, देखो जी यहाँ पे लिखा है परचेज फ्रॉम मिस्टर बी, बट यहाँ पे तो ये लिखा ही नहीं है आपने खरीदा क्या है, बस लिखा है परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। तो क्या खरीदा है आपने मिस्टर बी से? गाड़ी खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है? नहीं। जब इस टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है ना, जैसे सेल टू मिस्टर बी, बस इतना लिखा है, सेल टू मिस्टर बी, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो आप खरीद रहे हो ना, इट्स गुड्स खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि गुड्स के साथ ही खाली परचेजेस लगता है। पर मैंने आपको अभी बोला था हम परचेज का अकाउंट ओपन करते हैं, हम सेल्स का अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। यानी सेल एंड परचेज तब यूज़ करते हैं हम जब हम गुड्स को खरीदते हैं। जब आप गुड्स को खरीदोगे या बेचोगे, गुड्स क्या होते हैं? वो चीज़ें होती है जिनमें बिजनेसमैन डील करता है, जो उसके लिए प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको वो खरीदता और बेचता है, वो उसके लिए बन जाते हैं गुड्स। और जब आप वही गुड्स खरीदते हो, वही गुड्स बेचते हो, तब आप सीधे लिख सकते हो परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। तो यहाँ से मुझे सीधे समझ में आ रहा है कि परचेज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि परचेज खाली परचेज यानी अकेला परचेज गुड्स के साथ लगाया जाता है, ठीक है। तो जब हम परचेज की बात करते हैं ना, परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस टाइम गुड्स हमने खरीदे हैं। जब हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं तो दिमाग में ये होना चाहिए आप गुड्स को बेच रहे हो, तभी सेल्स एंड परचेजेस आता है। अदरवाइज अगर आप गुड्स के अलावा किसी और चीज़ को खरीदते हो, किसी और चीज़ को सेल करते हो, तो उसकी जगह परचेजेस नहीं बल्कि उस चीज़ का नाम लिखा जाता है। जैसे परचेज ऑफ कार, यहाँ पे भी तो आपने परचेज किया था ना, आपने परचेज अकाउंट ओपन किया नहीं, आपने कौन सा अकाउंट किया? कार का अकाउंट ओपन किया, ठीक है। लेकिन अगर कार आपके लिए गुड्स होती, राइट, अगर कार आपके लिए गुड्स होती फिर आपको कार नहीं बल्कि परचेज का अकाउंट लिखना था वहाँ पे। तो परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, अगर इस टाइप की ट्रांजैक्शन है तो आप दिमाग में रखोगे आपने गुड्स खरीदे हैं, आपको परचेज का अकाउंट। अगर आपको मैं यही ट्रांजैक्शन बोलूँगी, यहाँ पे देखो परचेज फ्रॉम
मिस्टर बी। ओके, नाउ अब एनालिसिस करिए इस ट्रांजैक्शन और बताइए कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व। पहले तो मुझे समझ में आ रहा है मिस्टर बी है, हाँ पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम है। ओके, दूसरा कौन सा अकाउंट है? दूसरा आपका परचेज अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, और ये कौन है? नॉमिनल अकाउंट है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला? परचेज ऑफ कार फ्रॉम एम लिमिटेड। हमने कार एंड एम लिमिटेड, क्योंकि कार इज़ नॉट योर गुड तो कार का नाम आएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया, अगर आप गुड्स खरीदते हो ना तो आप हम गुड्स नहीं, हम वहाँ पे परचेज या सेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि परचेज ऑफ कार फ्रॉम एम लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने आपको सीधे बोला जब भी आप गुड्स परचेज करते हो एंड सेल तो तब आता है खाली परचेज एंड सेल का वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अलावा गुड्स के अलावा कोई और चीज़ खरीदोगे या सेल करोगे तब आपको परचेजेस नहीं लिखना है, तब आपको उस चीज़ का नाम लिखना पड़ेगा जो आप खरीद या बेच रहे हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हो, अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो गुड्स को, तब हम गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं करते बल्कि हम सेल एंड परचेजेस वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अगर गुड्स के अलावा किसी और चीज़ को खरीदा या बेचा जा रहा है तब परचेजेस या सेल्स नहीं बल्कि उस चीज़ का नाम लिखना पड़ेगा जो आप खरीद या बेच रहे हो। जैसे यहाँ पे कार मैंने खरीदी तो मैंने कार का नाम लिख दिया, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये चीज़ समझाई, अगर परचेजेस होगा परचेज फ्रॉम मिस्टर ए लिखा होगा या सेल टू मिस्टर बी लिखा होगा, यानी जब भी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम होगा उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एज्यूम करोगे इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट पे हुई है ये ट्रांजैक्शन, ओके। अगर आपको इसमें डाउट है, अभी भी हो रहा है डाउट, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी ये चीज़, ठीक है। मैं छोटा सा एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगी इस पर जिसमें आपको खाली ये 2 चीज़ें समझा दूंगी। चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जी, अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको अकाउंट्स तो समझ में आ गए, अब बस रूल याद रखना है, ठीक है। अकाउंट्स के रूल्स याद, जैसे पर्सनल अकाउंट का अपना रूल है, रियल का अपना रूल है, नॉमिनल का अपना रूल है। जैसे अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम देखेंगे, हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है तो रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। रिसीवर ऑफ बेनिफिट यानी अगर कोई रिसीवर बन रहा है, किस चीज़ का? बेनिफिट रिसीव कर रहा है, आप उसको डेबिट कर दो। अगर कोई इंडिविजुअल, फिर चाहे वो इंडिविजुअल आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है, या आप ऐसे याद रखिए, अगर वो किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है आपसे तो आप उसको डेबिट करोगे। इसी तरीके से अगर कोई गिवर बन रहा है यानी आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट। जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, खुद को कंसिडर करना है बिजनेस, ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सामने वाला बंदा बैठा है क्या ये रिसीवर बन रहा है कि गिवर बन रहा है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैंने गुड्स सेल किए, चलो गुड्स नहीं, हम कंप्यूटर की बात करेंगे। अगर मैं हूँ, ठीक है, ये है बिजनेसमैन, इसने क्या किया? इसने कंप्यूटर को बेचा, ठीक है, कंप्यूटर को बेचा टू मिस्टर ए। ओके, देखो नाम आ रहा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब मुझे आप एक बात बता दो, मैंने जो मिस्टर ए को जो मैंने कंप्यूटर सेल किया, ठीक है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ए जो है, जो सामने खड़ा है, क्या बन रहा है? क्या ये रिसीवर बन रहा है कि गिवर बन रहा है? मेरे हिसाब से तो ये रिसीवर बन रहा है क्योंकि इसने कंप्यूटर रिसीव किया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मिस्टर ए क्या है? फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? मिस्टर ए को डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। वही मैं समझा रही हूँ कि जो रिसीवर बन रहा है, जिससे जो बेनिफिट ले रहा है उसको डेबिट कर दो, जो बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन देखना कैसे है? ले रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे हमेशा खुद को कंसिडर किया करो, आप बिजनेसमैन हो यहाँ पे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने मिस्टर ए को कंप्यूटर सेल किया, तो अब मैं देखूंगी कि मिस्टर ए क्या बन रहा है, क्या ये रिसीवर बन रहा है मेरे हिसाब से कि गिवर? मेरे हिसाब से तो रिसीवर बन रहा है क्योंकि मैंने उसको कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। तो मिस्टर ए को क्या मैं करूँगी? डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं, यही मिस्टर ए, इस मिस्टर ए ने मुझे अब क्या कर दिया? मिस्टर ए ने मुझे गुड्स दे दिए,
परचेज़ किया मैंने मिस्टर ए से गुड्स, ठीक है। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, ये है मिस्टर ए। अब मैं देखूंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मिस्टर ए है अब ये क्या बन रहा है, क्या इसने बेनिफिट रिसीव किया या इसने मुझे बेनिफिट दिया। इसने आपको बेनिफिट दे दिया क्योंकि इसने आपको गुड्स दे दिए, इसने आपको गुड्स दे दिए, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है ना यहाँ पे गिवर बन रहा है। तो सिंपल आप ऐसे याद रखिए कि पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है बेनिफिट का उसको हम डेबिट करते हैं और जो गिवर बनता है उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट करो उसको जो रिसीवर है एंड क्रेडिट करो उसको जो गिवर है। अब ये रिसीवर एंड गिवर कैसे पता चलेगा, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ऐसा नहीं कि थर्ड कोई बंदा आएगा वो बोलेगा ये तो कुछ और ही बन रहा है, नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हिसाब से ये रिसीवर बनेगा तो डेबिट करो, आपके हिसाब से ये गिवर बन रहा है तो क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का यही रूल है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में फिर चाहे वो आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल बंदा हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, तीनों में एक ही रूल है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो बेनिफिट को दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। रिसीव कर रहा है तो डेबिट, दे रहा है यानी गिवर बन रहा है तो क्रेडिट। ओके, मिस्टर ए ने लोन दिया बिजनेस को, ठीक है, किसको, बिजनेस को। अब ये तो हो गया बिजनेसमैन। अब ये देखेगा मिस्टर इसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से ऐसे देखेगा मिस्टर ए को कि ये मिस्टर ए जो है क्या बन रहा है, रिसीवर बन रहा है कि गिवर। देखो इसने इसको लोन दिया तो मेरे हिसाब से यानी बिजनेस के हिसाब से मिस्टर ए तो गिवर बन रहा है मेरे लिए क्योंकि इसने मुझे लोन दिया, मुझे तो लग रहा है ये गिवर है, तो क्या करूँगी मैं, मिस्टर ए को क्रेडिट करूँगी, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ें देखनी होती हैं। ओके, होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि डेबिट ये ना पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले रियल अकाउंट में एसेट्स आती है आपकी, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर शॉर्ट में अगर एसेट आपके पास आ रही है, अगर बिजनेसमैन के पास एसेट आ रही है तो उसको डेबिट करो, तो अगर बिजनेसमैन के पास एसेट जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। यानी अगर एसेट्स हमारे पास आती है ना तो हम उनको डेबिट करते हैं, यानी डेबिट साइड से अमाउंट लिखा जाएगा। लेकिन अगर एसेट जा रही है तो क्रेडिट साइड से अमाउंट लिखना पड़ेगा। कब मतलब आपके पास एसेट कब आएगी, जब आप परचेज करोगे एसेट्स को। जब आप सेल करोगे एसेट्स को तो वो क्या हो जाएगी फिर, क्रेडिट, क्योंकि सेल के टाइम एसेट चली जाती है। तो जब आप परचेज करोगे एसेट्स को, आपके पास एसेट आती है, यानी जब आपके पास एसेट आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो। अब क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहे हैं, क्योंकि रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स। तो अगर एसेट आ रही है तो डेबिट कर दो, एंड अगर एसेट जा रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट। ओके, फिर से एसेट आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है डेबिट कर दो उसको, जो आपके पास जा रहा है क्रेडिट कर दो उसको। ये रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है फिर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, आगे से आगे चलते हैं थोड़ा सा। नॉमिनल अकाउंट का रूल अब हम देखेंगे, ठीक है। नॉमिनल में हमें पता है इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंसेस आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट करना है किनको, अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस में या लॉसेस, यानी जितने भी खर्चे या लॉसेस बिजनेस में होते हैं उनका अमाउंट हमें किस साइड से लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड से। और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हो रही है बिजनेस में उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अगर मैं आपको बोलूँगी परचेजेस, क्या परचेज मेरे लिए इनकम होती है कि एक्सपेंस होता है, डेफिनेटली परचेजेस और एक्सपेंस माना जाता है वो। तो क्या करोगे, परचेजेस को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, डेफिनेटली कि रूल बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो मुझे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। आप सेल कर रहे हो, सेल इज योर इनकम, तो सेल क्या करोगे उसको, क्रेडिट या डेबिट, उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि सेल इज योर इनकम, क्योंकि इसने बोला है इनकम्स को क्या करना है, क्रेडिट। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जितने भी है उनको डेबिट कर दो, जितने भी इनकम एंड गेन्स कमा रहे हो उनको क्रेडिट कर दो।
ठीक है। तो 3 अकाउंट्स हमने अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इन पे MCQs बन सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप इन पे फोकस कीजिएगा, बस रूल याद रखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये वही चीज़ है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ जहन में रहेगी और उतना आप इस पे मतलब ग्रिप जो बोलते हैं ना वो कर पाओगे। ये तो था ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे क्या रूल्स है अंडर मॉडर्न अप्रोच? एसेट का एंड एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, दोनों का एक ही रूल है, यानी जो एसेट्स में रूल है वही एक्सपेंसेस में रूल है। तो क्या है दोनों का रूल? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट कर दो, अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट कर दो। इसी तरीके से अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर दो। मैंने यही चीज़ तो आपको ट्रेडिशनल में भी समझाई थी कि अगर एसेट आ रही है डेबिट कर दो, एसेट जा रही है क्रेडिट कर दो। यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है, एसेट आ रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे हो जाएगी? जब आप परचेजेस करोगे। एसेट कैसे आपके पास आएगी? जब आप परचेजेस करोगे। दोनों में एक ही रूल है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। अगर किसी बंदे को ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोच याद नहीं रहता है ना, दोनों में से एक को याद कर दो, दोनों में रूल एक है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। बट हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि MCQs का ये है पैटर्न, तो डाल सकते हैं वो कि अंडर एसेट या मॉडर्न अप्रोच क्या रूल है एसेट्स का, ठीक है, उनका क्या रूल है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या है रूल। वहाँ पे रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का भी यही रूल है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट कर दो, कम हो रहे हैं क्रेडिट कर दो। यहाँ पे भी तो हमने मॉडर्न में भी यही है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है, अंडर मॉडर्न अप्रोच एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का एक ही रूल है। और क्या रूल है? अगर एक्सपेंसेस या एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उनको डेबिट कर दो। अगर एसेट या एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, दोनों को फिर क्रेडिट कर दो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज वो है हमारा कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। क्योंकि अंडर मॉडर्न अप्रोच 5 ही कैटेगरीज है ना, 2 तो हमने कवर कर ली, बचे कितने? 3। अब इन तीनों का एक ही रूल है, तीनों का एक ही रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू तीनों का एक ही रूल है और इसका अपोजिट रूल है। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, इसका अपोजिट है यहाँ पे, यानी डेबिट द डिक्रीज। अगर कम हो रहा है ना तो डेबिट कर दो, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो। यहाँ पे क्या पढ़ा था? अगर बढ़ रहा है तो क्या करना था? डेबिट करना था। लेकिन अगर यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कैपिटल बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्रेडिट अगर कम हो जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, कैपिटल क्या करना पड़ेगा? उसका डेबिट। तो रूल फिर से समझा देती हूँ, क्या है इन तीनों का? डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। ये तीनों पे अप्लाई है, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर ओनर का पैसा कम हो रहा है तो डेबिट कर दो उसको, अगर उसका पैसा बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो। वैसे ओनर का पैसा कैसे कम हो सकता है? अगर उसने विड्रॉ किया पैसा, बाहर निकाले बिजनेस से पैसे कुछ, अगर उसने एडिशनल्स डाले तो वो क्रेडिट करना पड़ेगा। विड्रॉवल जिसको हम बोलते हैं, विड्रॉ किया इसने पैसा, तो क्या करोगे उस टाइम? क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एडिशन डाल रहा है बिजनेस में, आपका ओनर इंक्रीज हो रहा है ना पैसा, क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी मेरी, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर आपका क्रेडिटर जो है मिस्टर ए, इसने आपको पहले 5 लाख रुपीज़ के गुड्स दिए थे क्रेडिट पे, तब तो 5, अब इसने फिर से 2 लाख रुपीज़ के दे दिए। अब लाइबिलिटी और पहले इसको कितने देने थे? 5 लाख रुपीज़ आपको, लेकिन अब इसने और 2 लाख रुपीज़ दे दिया आपको, तो आप कितना देना पड़ेगा? 7 लाख। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई ना, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब 7 लाख में से मान लो आपने 5 लाख इसको पे कर दे, कम हो गई ना लाइबिलिटी, डेबिट कर दो उसको। समझ आ रहा है? इसी तरीके से रेवेन्यू में है, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। एसेट एंड एक्सपेंसेस का एक ही रूल है एंड इन तीनों का एक ही रूल है। ठीक है, जो आपने एसेट्स और एक्सपेंसेस में पढ़ा उसी का अपोजिट है यहाँ पे इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज तो डेबिट, डी, ठीक है, क्रेडिट तो इंक्रीज।
ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। देखो ये वर्डिंग रखनी ज़रूरी है आपको, अदरवाइज रूल जिसको हम बोलते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल याद रखो चाहे मॉडर्न याद रखो, दोनों में एक ही है, दोनों से आपका आंसर जो है ना परफेक्ट आएगा। कोई तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अंडर मॉडर्न अप्रोच आपके पास रूल क्या क्या है और अकाउंट्स कितने हैं। जो ये आज का टॉपिक था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें मैंने 2 चीज़ें और भी ऐड की थी, आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझाई, क्या कैसे आपको पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, एंड कैसे आपको पता चलेगा कब आपने गुड्स खरीदे हैं और कब आपने कोई और चीज़ खरीदी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिकल्स जो होते हैं अकाउंटिंग में, जो इसी बेसिस पे होते हैं, जहाँ पे हमें पता करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, कौन सी कैश में है, ठीक है, कौन सा मैंने गुड्स खरीदे हैं, उनको देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ ये जो रूल्स हैं इनको याद रखिए, तो आपके जो अकाउंटिंग के 30 MCQs हैं परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो बाकी टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, जो नेक्स्ट टॉपिक अब अकाउंटिंग में डाले गए हैं ना, वो आप खुद भी आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको दे दिए कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मीनिंग की बात करें, डेबिट क्रेडिट, जहाँ तक मुझे ये कोई स्पेसिफिक मीनिंग तो इनकी है नहीं, लेकिन हाँ रिप्रेजेंट हम बोल सकते हैं 2 अकाउंट्स को करते हैं, 2 साइड्स ऑफ द अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है डेबिट एंड क्रेडिट। इस पे वैसे मैं एक छोटा सा वीडियो आपको लेके आऊँगी, एंड अगर आपको परचेजेस और परचेज़ ऑफ गुड्स या परचेज़ ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस मतलब समझ में नहीं आई अभी, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इस पर वो होगा हमारा जो अकाउंटिंग में कुछ नए टॉपिक्स जो ऐड किए गए हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें ऐड है, एंड टैक्सेशन का, उस पर मैं लाऊँगी, ठीक है। रेस्ट अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी, मेरी जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे जो वीडियोज़ है इनको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं MCQs जो हमारे अकाउंटिंग के रिलेटेड है, या जो भी उसके अलावा अगर मेरे पास जैसे कंप्यूटर है, हमारे सिलेबस में GK है, उनके रिलेटेड अगर मेरे पास MCQs होते हैं मैं वो भी डालती हूँ वहाँ पे, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।